स्टूडेंट्स, आज हम BEGI 182 के थर्ड ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर करेंगे एंड ये पार्ट 4 है इस चैप्टर का, जिसमें हम ऑर्गेनाइजिंग योर राइटिंग के बारे में समझेंगे। तो आपके राइटर पॉइंट्स ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली जो ऑर्गेनाइजिंग है वो इन्वॉल्व करता है वो पैटर्न को सर्च करना, वो सीक्वेंस को सर्च करना जो कि अप्रोप्रिएट है आपके इन्फॉर्मेशन, आपके गोल्स एंड आपके रीडर्स के नीड्स के लिए। ओके आपके जो रीडर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक ऐसा पैटर्न क्रिएट करो, आप एक ऐसा सीक्वेंस क्रिएट करो जो कि रीडर्स के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू रीड हो एंड रिमेंबर हो एंड यूजफुल हो। ओके तो एक बार जब आप अपने सारे कॉन्सेप्ट डेटास को गैदर कर लिए हो मतलब राइटिंग के लिए, तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो रीडर के सामने। तो यहाँ पे 4 बेसिक डिस्कस स्ट्रैटेजीज है जो कि आप यूज़ कर सकते हो एज अ राइटर, ताकि आप अच्छे से एक रीडर के लिए उस चीज़ को प्रेजेंट कर दो, आप अच्छे से अपने ऑडियंस के लिए उस चीज़ को प्रेजेंट कर दो। एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सारे जो चीज़ें हैं, सारे जो डिस्कर्स है, जो 4 डिस्कर्स है, ये सेपरेट टाइप्स में बताए गए हैं। आप एक सिंगल पीस ऑफ राइटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ही यूज़ कर सकते हो एक से ज़्यादा डिस्कर्स को। ओके तो नाउ फॉर्म्स ऑफ डिस्कर्स आखिर है क्या? जनरली 4 तरीके के फॉर्म ऑफ डिस्कर्स है: एक्सपोजिशन, नरेशन, डिस्क्रिप्शन एंड आर्ग्यूमेंटेशन। अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाऊं तो आपका जो एक्सपोजिटरी है वो एक्चुअली आपके एक्सप्लेन और डिस्क्राइब करने का तरीका, आप किस तरीके से एक्सप्लेन करो किस चीज़ों को, आप किस तरीके से डिस्क्राइब करो चीज़ों को, बस वही है। एंड डिस्क्रिप्शन उसका वास्ट फॉर्म है। डिस्क्रिप्शन मतलब आप कितने अच्छे तरीके से, स्किलफुल तरीके से, इंटरेस्टिंग वे में किसी चीज़ को आप बता रहे हो। जैसे बोलते हैं ना, हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं, ही इज़ अ बॉय, ठीक है, एंड अगर हम उसी को अच्छे से बोलेंगे ही इज़ अ गुड बॉय, तो हम यहाँ पे एग्जेक्टिव यूज़ करें, अच्छे तरीके से उस बच्चे को, उस लड़के को बता रहे हैं, डिस्क्राइब करें। तो बस यही अंतर है एक्सपोजिटरी में एंड डिस्क्रिप्टिव में। आप जो एक्सपोजिशन कर रहे हो तो आप सिर्फ बता रहे हो, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो, बट जब आप डिस्क्रिप्टिव यूज़ करोगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ डिस्कर्स यूज़ करोगे, तो आप उसको एक स्किलफुल तरीके से, एक डिटरमाइंड मैनर में आप उसको डिस्क्राइब करोगे। अगर नरेशन में देखें तो आपका नरेशन मतलब है आपको चीज़ें के समझाना, जैसे कि कोई इवेंट हो गया, कोई स्टोरी हो गया, आप उसको किस तरीके से बता रहे हो, डिस्क्राइब करो, वो आपका नरेशन में आ जाएगा। एंड आर्ग्यूमेंटेशन तो सब जानते हैं ना, आर्ग्यूमेंट, जो आप जिस तरीके से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो वो सारी चीज़ों को बताना आपका यहाँ पे फॉर्म ऑफ डिस्कर्स है। तो ये सारे जो फॉर्म ऑफ डिस्कर्स है वो एक प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते कि आप एक ही यूज़ कर रहे हो या फिर आपको सिर्फ एक ही चाहिए, ऐसा नहीं है। ये एक मिक्स्ड फॉर्म में आप यूज़ करते हो, डोमिनेंट फॉर्म में। जब भी आप कोई चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो तो आप एज अ इंफॉर्मेटिव, आप एज अ आर्ग्यूमेंटेटिव, एज अ नरेटिव, आप एज अ एक्सपोजिशन, एज अ डिटर्मिनेशन, जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हो एज अ डिस्क्रिप्शन में, वो आप एक साथ यूज़ करते हो एज अ इंटरमिक्स्ड रिलेशनशिप के जैसा। तो अगर एक्सपोजिटरी डिस्कर्स देखें तो जो एक्सपोजिटरी डिस्कर्स है वो बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ राइटिंग है। यहाँ पे जिसका मेन पॉइंट्स है वो क्या दर्शाता है, आपकी ग्रुपिंग दर्शाता है, आपकी क्लासिफिकेशन दर्शाता है, डेफिनेशन, इलस्ट्रेशन, गिविंग इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस, एडवाइस, प्रोसेसेस एंड द सिस्टम्स। एक्चुअली जब आप ग्रुपिंग करते हो तो वहाँ पे सिलेक्शन इन्वॉल्व होता है, जो कि एक एक्सपोजिटरी डिस्कर्स है। जब आप किसी चीज़ के बारे में क्लासिफिकेशन करते हो तो वहाँ पे एक बड़े से टॉपिक को छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ते हो, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फॉर्म में तोड़ते हो। इसी के साथ साथ डेफिनेशंस वैसे पॉइंट्स को निखारता है, वैसे पॉइंट्स को कैरेक्टराइज करता है जो कि एक पार्टिकुलर थिंग के लिए सही है, एक पार्टिकुलर थिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर एडवांटेज हो सकता है या फिर डिसएडवांटेज हो सकता है। एंड जो इलिस्ट्रेशन है वो आपके एग्जाम्पलिफिकेशन ऑफ आइडियाज़ को निखारता है। जब आप डिस्कशन कर रहे हो तो वहाँ पे कितने तरीके का एग्जाम्पल्स दे रहे हो, कितने अच्छे तरीके का एग्जाम्पल्स दे रहे हो, कैसा इलिस्ट्रेशन यूज़ कर रहे हो उसको और बताने के लिए, तो ये सारे आपके एक्सपोजिटरी डिस्कर्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे चेक ऑफ प्रोग्रेस 3 है, जहाँ पे एक डेफिनेशन दिया गया है, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, छोटा सा लिबर्टी का डेफिनेशन है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ये ब्लैंक है इसमें आपको फिल करना है, आपको इसको कंप्लीट करना है इसके पॉजिटिव साइड्स को लेकर के एंड निगेटिव साइड्स को लेकर के लिबर्टी के बारे में, जैसा आप समझ रहे हो, जैसा आप जान रहे हो। ओके नाउ तो नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है नैरेटिव डिस्कर्स। नैरेटिव डिस्कर्स क्या है? तो ये जो नरेशन है ये आपके शेफली टेम्पोरल ऑर्डर पे डिपेंड करता है। ऐसे चीज़ें, ऐसे फैक्ट जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हुआ है, ऐसा कुछ भी फिक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है। ये आपके ऐसे एक्शंस पे डिपेंड करता है जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, जो कि एक्चुअल में हुए हैं, जो कि एक्चुअल में वो फैक्ट है, मतलब ऐसा हुआ है। ठीक है, ये सारे जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। एक स्किल्ड नरेटर
एबल है इन सारे अरेंजमेंट को करने के लिए, इन सारे डिटेल्स को अच्छे से अरेंज करने के लिए, ताकि जो वो रीडर का इंटरेस्ट है इसको पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद, इसको समझने के बाद वो बना रहे। ओके आप नरेशन में देख लो, आपके स्टोरी टेलिंग से लेकर के आपके नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज, एनसीडोट सब आ जाते हैं, जो कि आप अपने इलिस्ट्रेशंस के लिए, अपने एक्सप्लेनेशन के लिए एंड अपने जो एक्सप्लेनेशन है उसके सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। कई बार क्या होता है, स्पेशल इफेक्ट्स के लिए एक ऑथर क्या होता है, नरेशन कहीं भी एंड से स्टार्ट कर लेता है, फिर फ्लैशबैक में ले जाते हैं, उस पूरी चीज़ को समझाता है। कई बार वो एक बीच का कोई भी इवेंट दिखा देता है एंड फिर उसको फ्लैशबैक में ले जाता है एंड बाद में बाकी सारी चीज़ों को समझाता है। फॉर एग्जांपल मैं आप एक अच्छा सा एग्जांपल देना चाहूँगा हाफ गर्लफ्रेंड के बारे में। ये जो हाफ गर्लफ्रेंड बुक है, नॉवल है, ये चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है एंड जो इसकी मूवी है, मतलब उसको मत ही देखना तो बेटर फील करोगे, क्योंकि जब मैंने इसकी मूवी देखी थी तो यहाँ पे पूरा नरेशन का यूज़ किया गया था। मतलब वो मूवी अगर आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पॉइंट देखोगे तोड़ तोड़ करके तो आप नहीं देख पाओगे, पूरा कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर मूवी में चला क्या, क्योंकि वो मूवी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कहीं पर एक पॉइंट बता दिया गया, फिर उसको फ्लैशबैक में दिखा रहा है, फिर से कोई पॉइंट दिखा दिया गया, फिर उसको फ्लैशबैक में दिखा रहा है, फिर कोई फ्यूचर में दिखा रहा है, फिर से उसको फ्लैशबैक में दिखा रहा है। तो इस तरीके से पूरी मूवी है। मैंने जब इसको पॉइंट बाय पॉइंट देखा था, पार्ट बाय पार्ट, तो मैं सच में समझ नहीं पाया था यार अभी क्या हो रहा था, अभी लड़की मर गई, फिर जिंदा हो गई, फिर लड़की कहाँ चली गई, फिर ये लोग पटना में मिल गए, ऐसे। फिर मेरे को फाइनली अपना 2 घंटा वेस्ट करके उस पूरी मूवी को देखना पड़ा, पूरी क्रोनोलॉजी समझने के लिए। तो समझ रहे हो, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो, मुझे फाइनली अपना 2 घंटा वेस्ट करना पड़ा। बस यही सारी चीज़ें यूज़ की जाती है नरेशन में। आप कैसे रीडर का इंटरेस्ट अपने तरफ ग्रैब करोगे, कैसे आप रीडर को इंटरेस्ट के साथ अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। इसीलिए जो मूवीज़ होती है, फिल्म्स होती है, नॉवेल्स होते हैं, इसमें जो प्रेजेंट किया जाता है वो डिफरेंट डिफरेंट नरेशन में प्रेजेंट किया जाता है। कई बार आपको मिडिल का पोर्शन बता दिया गया, फिर आपका वो पूरा सीक्वेंस फिर से उसको दोहराया जा रहा है। कई बार क्या होता है, एंड का दिखा दिया गया एंड फिर पास्ट का दिखा रहा है कि आखिर हुआ क्या था जो एंड में ऐसा हो गया। तो ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। अब देखते हैं कि आप आइडियाज़ के लिए कहाँ देखें, वेयर टू लुक फॉर आइडियाज़। तो आप सिर्फ उसी चीज़ों के बारे में लिख सकते हो, अच्छे से बता सकते हो जो कि आपके खुद के एक्सपीरियंस्ड हो, जो कि आपके खुद ने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, आपने खुद उस चीज़ को इमेजिन किया है, आपने सोचा है। हालांकि हम डिस्कस तो हर इंसान के साथ करते हैं उनके एक्सपीरियंसेस, उनके थॉट्स, बट वो हमारे नहीं होते। अगर आप की स्टोरी को, अगर आपके नरेशन को इंटरेस्टिंग होना है तो वो आपके खुद के एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, आपके खुद के थॉट्स होने चाहिए। एक नरेटिव तभी इंटरेस्टिंग हो सकता है जब वो एक ओरिजिनल हो। ओके तो आपके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं आपके नरेटिव्स के लिए? तो आपके मेमोरीज हो सकते हैं आपके सोर्स। आप किस पर्सन को याद करना चाहते हो, आपको कौन से डेज याद है, आपका सबसे हैप्पीएस्ट डे क्या है, आपका सबसे बुरा समय क्या था, ये सारी चीज़ें आपकी मेमोरीज हो सकती है जो कि आप अपने नरेशन में यूज़ कर सकते हो। आपके फ्रेंड्स, आपके फेवरेट प्लेसेस, आपके सबसे अच्छे दोस्त कौन है, आपके सबसे पीसफुल पर्सन जिसको आप जानते हो, आपके ऐसे कौन अम्यूजिंग फ्रेंड्स है, आप कौन सा प्लेस वापस से जाना चाहते हो, वापस से देखना चाहते हो, घूमना चाहते हो, इवेंट्स एंड द पार्टिसिपेंट्स, कैसे कैसे इवेंट्स आपके लाइफ में आए, कौन सा ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन एंड डिसअपॉइंटमेंट वाला इवेंट था जो कि आपने एक्सपीरियंस किया, कैसे लोग आपके लाइफ में हैं जिसे आप कंसीडर करते हो पावरफुल लोग हैं, गुड लोग हैं, ब्यूटीफुल लोग हैं, क्या आप अभी भी उन्हें एडमायर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, आप लाइक करते हो, कैसे कैसे इवेंट्स आप चाहते हो कि आपके दिमाग से वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, कैसे कैसे इवेंट्स जो आप चाहते हो कि आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए रहे। एंड अगर देखें तो इमेजिनेशन एंड विशेस, आपकी क्या क्या चॉइसेस हैं, आप कौन सी कंट्री में रहना चाहते हो, कौन से लोगों से मिलना चाहते हो, आपकी खुद की कंट्री कैसी होनी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक नरेशंस को और इफेक्टिव बनाती है। आप ऐसी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो अपने नरेशंस के लिए। तो गाइज अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो वीडियोस के लिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि आपके क्या क्या इमेजिनेशन है, आपके क्या क्या विशेज़ हैं अपने लिए, आपके कौन कौन से अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपकी कौन कौन से अच्छी मेमोरीज है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कमेंट पढ़ के कि हाँ जो लोग मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो मेरे साथ ग्रुपिंग कर रहे हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। एंड प्लीज़ करना, मेंशन करना, तब मैं भी कुछ चीज़ों को मेंशन करूंगा। जैसे कि मेरा सबसे अच्छा कंट्री जहां मैं रहना चाहता हूं, जहां के लोगों से मिलना चाहता हूं वो है नॉर्वे। मैं सच में वहां जाना चाहता हूं अपनी लाइफ बिताने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम अच्छे से ग्रुपिंग करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नाउ। तो अब देखो अपने प्लान को आप अच्छे तरीके से और कैसे कर सकते हो, नए तरीके से, इफेक्टिव तरीके से। आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन करने हैं अपने आप से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज स्पेशल और टिपिकल अबाउट माई नैरेटिव।
मेरे नैरेटिव के लिए स्पेशल या फिर टिपिकल क्या है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई एम आई टेलिंग दिस स्टोरी, मैं ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ लोगों को, मैं दूसरों को ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाट काइंड ऑफ रीडर्स एम आई राइटिंग फॉर, मैं किस रीडर्स के लिए ये चीज़ लिख रहा हूँ। क्या मेरे रीडर्स अंडर टीनेज बच्चे हैं, क्या मेरे रीडर्स अबव 40 के ईयर्स ओल्ड के जो इंसान है वो लोग हैं, क्या मेरे रीडर्स जो है वो एडोलेसेंस है, क्या मेरे रीडर्स यंग एज वाले लोग हैं, क्या मेरे जो रीडिंग पर्पस है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, क्या जो मेरा रीडिंग पर्पस वो सिर्फ बॉयज़ के लिए, तो मैं किस लिए लिख रहा हूँ, मेरे रीडर्स कौन है, आपको ये सारी चीज़ें सोचनी होगी। फोर्थ क्या है, हाउ विल माई रीडर बेस्ट अंडरस्टैंड माई प्लान एंड पर्पस, किस तरीके से जो मेरा रीडर है वो अच्छे तरीके से मेरे प्लान को मेरे पर्पस को समझेगा। इसीलिए तो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो अपनी राइटिंग को, आप ऑर्गेनाइजिंग इसीलिए तो किया जाता है ताकि आप रीडर को अच्छे तरीके से दे सको, आपका जो रीडर है वो अच्छे तरीके से आपके प्लान को आपके पर्पस को समझ सके, उस चीज़ को समझ सके, ईजी टू अंडरस्टैंड हो आपके रीडर के लिए, ईजी टू कम्युनिकेट हो। ओके, नाउ यू मे फाइंड यू हैव 3 मोर क्वेश्चंस। जब इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास 3 मोर क्वेश्चंस है। एंड वो क्या क्या हो सकता है, हाउ लॉन्ग डज माई नैरेटिव हैव टू बी, कितना लंबा होना चाहिए मेरा नैरेटिव, क्या वो मेरे बचपन से लेकर के मेरे एंड तक होना चाहिए, क्या वो मेरे कॉलेज लाइफ के बारे में होना चाहिए, क्या वो मेरे स्कूल लाइफ के बारे में होना चाहिए, क्या वो मेरे किसी इवेंट के बारे में होना चाहिए जो कि मैं कभी नहीं भूल सकता, क्या वो मेरे किसी बेकार इवेंट के बारे में होना चाहिए, क्या वो मेरे कोई इंस्पिरेशनल स्पीच होनी चाहिए। तो आपका नैरेटिव कैसा होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डू आई नो इनफ अबाउट वॉट आई एम राइटिंग, क्या मैं अच्छे से जानता हूँ उस चीज़ के बारे में जो कि मैं लिख रहा हूँ। एंड थर्ड क्वेश्चन है वेयर कैन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, मैं यहाँ पे और कितना सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले सकता हूँ, जो भी मैं नैरेटिव कर रहा हूँ, जो भी मैं राइटिंग कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले सकता हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से करने। ओके, इन राइटिंग नरेशंस वन ऑफ द स्किल्स टू बी कल्टिवेटेड इज स्टाइल, जो राइटिंग नरेशंस है एक स्किल है जो कि स्टाइल होता है, उसको अच्छे तरीके से कल्टिवेट करना चाहिए। द क्वेश्चन दैट अराइज इज हाउ यू कैन इंप्रूव योर नरेटिव स्टाइल, जो क्वेश्चन अराइज किया जाएगा वो ये है कि आप अपने नरेटिव स्टाइल को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। इन द इनिशियल स्टेजेस यू कैन कंसिडर द फॉलोइंग स्टाइलिक फीचर, ठीक है, शुरुआती स्टेज में आप 4 स्टाइलिक फीचर कंसिडर कर सकते हो अपने नरेटिव स्टाइल को और इफेक्टिव और स्टाइल लुक देने के लिए। क्या क्या है वो, सिंप्लिसिटी, कन्वर्सेशनल स्टाइल, इंडिविजुअल टर्न ऑफ फ्रेजेस एंड द कंक्रीट एंड द प्रीसी वोकैबुलरी। तो ये चारों चीज़ें आप एज अ स्टाइलिक फीचर यूज कर सकते हो अपने इनिशियल स्टेजेस ऑफ द नैरेटिव स्टाइल के लिए। नाउ थर्ड जो है वो आपका है डिस्क्रिप्टिव डिस्कर्स। ओके, तो जो डिस्क्रिप्टिव डिस्कर्स है ये भी एक तरीके का नरेशन है बट अलग तरीके से। ये एक तरीके का पिक्चर मेकिंग बोला जा सकता है, जहाँ पे आप किसी पर्सन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी प्लेस के बारे में बता रहे हो एक्चुअल में कि हाँ वो कैसे है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, महात्मा गांधी के घर में मैं बारे में बताया कि हाँ ठीक है भाई, महात्मा गांधी थोड़े से ओल्ड एज जैसे दिखते थे, गोल गोल सा फेस था उनका, ठीक है, फेस पे बहुत सारे रिंकल्स थे, धोती पहनते थे सफ़ेद कलर का, लाठी लेके चलते थे, फेस पे राउंड राउंड स्पेक्टिकल्स लगे होते थे। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एक्सपोजिटरी हो जाएगा। बट अगर मैं इसको ऐसे बताऊं कि हाँ भाई ये महात्मा गांधी का इमेज है, देख लो बच्चों ऐसा इमेज है, धोती पहने हैं वाइट कलर का, तो वो मेरा डिस्क्रिप्टिव डिस्कर्स हो जाएगा, जहाँ कि मैं एक पिक्चर मेकिंग के तरीके से चीज़ों को बता रहा हूँ, किसी भी पर्सन के बारे में बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, जहाँ पे लोग अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पा रहे हो उस चीज़ से, जहाँ पे लोग उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा रहे कि हाँ भाई ऐसा पर्सन है महात्मा गांधी, ऐसा दिखता था महात्मा गांधी। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव डिस्कर्स हो जाएगा। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये स्पाशियल डायमेंशंस इन्वॉल्व करता है। अब देखो स्पाशियल डायमेंशंस क्या है, आपके रिलेटेड होते स्पेस से, पोजीशन से, शेप, साइज, हर चीज़ से। जहाँ भी जैसे कि आप अब कोई चीज़ भी बता रहे तो वो किस तरीके से रिलेटेड है, किस फेवर में जाएगा, किस तरीके से जाएगा, वो सारा चीज़ आपका स्पाशियल डायमेंशन होता है। ओके, कई बार क्या होता है, जैसे कि हमने पहले होमोफोन्स पढ़ रहा था, हमने पहले और भी चीज़ें पढ़ी थी जहाँ पे एक ही वर्ड होता था क्लब, क्लब का 3-4 मतलब होता था। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव कोर्स में कैसे बताएंगे, हम उसको एक्चुअल फोटो हमें दिखाना पड़ेगा उस चीज़ का कि हाँ भाई क्लब मतलब बॉयज़ क्लब, जहाँ पे लोग जा रहे हैं अपने जो इंटरेस्ट वाली चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, या फिर क्लब मतलब कि हाँ वो जो पहलवान लोग हाथ से उठाते हैं, घुमाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, वो क्लब। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि स्पाशियल डायमेंशन के अकॉर्डिंगली हमें दिखाना पड़ता है। कोई भी डिस्क्रिप्शन है जिसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो डिस्क्रिप्शन एक पार्टिकुलर फॉर्म से स्टार्ट होकर के एक जनरल फॉर्म में चले गया, या फिर एक जनरल फॉर्म से स्टार्ट होकर के एक पार्टिकुलर फॉर्म में चले गया। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू बुक का एग्जाम्पल ले तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि एक सीनरी है, ठीक है भाई, एक दीवार पे सीनरी लगी हुई है। अगर हम किसी एक पॉइंट को देखें, उस सीनरी में किसी एक ऑब्जेक्ट को देखें एंड हम उसको डिस्क्राइब कर
करते करते और भी पूरी चीज़ को डिस्क्राइब कर दे उस सीनरी में, तो ये एक पार्टिकुलर से एक जनरल फॉर्म में चले जाएगा। या फिर हम पूरे सीनरी को डिस्क्राइब कर रहे हैं एंड पूरी सीनरी को डिस्क्राइब करते करते हम सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्क्राइब करने लगे अच्छे तरीके से, तो वो एक जनरल से पार्टिकुलर फॉर्म में चले जाएगा। तो ये आपका होता है दो पॉसिबिलिटी डिस्क्रिप्शंस का। ओके, और एग्जांपल देता हूँ इसको समझने के लिए। जैसे कि मैंने महात्मा गांधी के बारे में बताया, तो मैं महात्मा गांधी के बारे में डिस्क्राइब करते करते पूरा इंडिपेंडेंस डिस्क्राइब करने लगूँ, उनके पूरे साउथ अफ्रीका के बारे में डिस्क्राइब करने लगूँ कि वो साउथ अफ्रीका में क्या किए थे, वो किस तरीके से वहाँ रहे थे, उनके पूरे बचपन के बारे में, उन्होंने इंडिया में क्या क्या किया, ये सारे डिस्क्राइब करने लगो, तो यहाँ पे एक पार्टिकुलर से जनरल टर्म में आ जाएगा। मैंने महात्मा गांधी के बारे में डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया था एंड अब मैं पूरे रेवोल्यूशन, पूरे इंडिपेंडेंस, पूरे साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या क्या किया था, सारे चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करने लगा। या फिर अगर मैं इस चीज़ को ऐसे डिस्क्राइब करूँ, मैं इंडिपेंडेंस के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि हाँ भाई इंडिया को इंडिपेंडेंस कैसे मिली, एंड उसके बारे में डिस्क्राइब करते करते अगर मैं पूरा फोकस अपने सिर्फ महात्मा गांधी पे ले आऊँ कि हाँ भाई इंडिया को इंडिपेंडेंस ऐसे ऐसे मिली थी, फिर आते हैं महात्मा गांधी पे, महात्मा गांधी का ऐसा 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 था, जो भी था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक जनरल टर्म से इंडिपेंडेंस लेकर के एक पार्टिकुलर पर्सन महात्मा गांधी तक आ गया। तो ये डिस्क्रिप्शंस करने के दो पॉसिबिलिटीज है, दो तरीके। यहाँ पे ये सारा चीज डिपेंड करता है कि चीजें किस तरीके से अपीयर कर रही है, किस तरीके से प्रेजेंट है एंड किस तरीके से अरेंज्ड है। तो यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है जो कि आर.के. नारायण का पैसेज है, एक एन एस्ट्रोलॉजर्स डे से लिया गया है। तो यहाँ पे चीज़ें बताया गया है कि नरेशन यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर के डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट हो रहा है। एक एस्ट्रोलॉजर है, उसके बारे में बताते बताते उस शहर के, उस आसपास के प्लेसेस का जो हशल बशल है, मतलब जो है होते ना हशल बशल भीड़ भड़क का, उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया है। तो एक पार्टिकुलर पर्सन एस्ट्रोलॉजर से लेकर के एक जनरल टर्म जो आसपास का जो एरिया था उसके बारे में, उसके भीड़ भड़के के बारे में डिस्क्राइब करने लगा। तो यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी स्टार्ट की, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटीज ली जा रही है एक पार्टिकुलर पर्सन से एक जनरल टर्म तक। ओके, तो नाउ यहाँ पे कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो कि डिस्क्रिप्शंस को अच्छे से होल्ड कर रहे हैं रीडर के इंटरेस्ट के हिसाब से। तो वो सारे फ्रेजेस क्या हैं? पहला है बीइंग स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होने के लिए क्या क्या फ्रेजेस यूज किए गए हैं? अ डजन कॉरी शेल्स, अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, अ शेफ्रॉन कलर्ड टर्बन। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है ताकि रीडर का इंटरेस्ट बना रहे। सेकंड क्या है? गिविंग डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स। हिज फोरहेड वाज रिस्प्लेंडेंट विथ स्कार्ड ऐश एंड वर्मिलियन एंड हिज आईज स्पार्कल्ड विथ अ शार्प अबनॉर्मल ग्रीन। तो यहाँ पे किसी पर्सन के बारे में अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया कि हाँ भाई उसका सर कैसा था, आंखें के ऊपर का जो स्पेस कैसा था सर का, वो कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी। एंड नाउ वेरिएशंस पे आते हैं। तो उसकी आंखें भाई स्पार्कल कर रही थी, हिज आईज स्पार्कल, शार्प अबनॉर्मल ग्रीन था, प्रोफेटिक लुक था एंड पावर ऑफ हिज आईज थी। तो ये सारी चीज़ें उसके वेरिएशंस के लिए यूज की गई है। तो नाउ नोट दैट अ डिस्क्रिप्शन कैन बी ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड द प्रोसेस। डिस्क्रिप्शन आपके लोगों के बारे में हो सकता है, प्लेसेस के बारे में हो सकता है एंड द प्रोसेसेस के बारे में हो सकता है। चेक योर प्रोग्रेस 4 दिया गया है जहाँ पे क्वेश्चन है, यू हैव बीन आस्क्ड बाय अ टूरिस्ट ट्रैवल मैगजीन टू इंट्रोड्यूस योर सिटी, टाउन, विलेज और टू फॉरेन विजिटर्स। राइट अ फिजिकल डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग द लोकेशन, लेआउट, जियोग्राफिकल एंड द आर्किटेक्चरल फीचर्स. Some references to history may be appropriate. Your description must make your area sound interesting and attractive as a tourist destination. Write in 200 words. तो यहाँ पे आपके जो भी टूरिस्ट एंड ट्रैवल मैगजीन है उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है कि आप एक डिस्क्रिप्शन लिखो, एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन लिखो अपनी सिटी के बारे में, ताकि जो फॉरेन विजिटर्स है वो यहाँ पे आए, उनका इंटरेस्ट बने यहाँ पे आने के लिए। आपको उस सिटी के लिए, अपनी सिटी के लिए आपको फिजिकल डिस्क्रिप्शन देने हैं, लोकेशंस अच्छे से बतानी है, लेआउट देनी है, ज्योग्राफिकल आर्किटेक्चरल फीचर्स देने हैं। आपको अगर हो सके तो कोई हिस्ट्री का रेफरेंस है तो वो भी दो, ताकि आप एक अच्छे से लेआउट बना सके अपने जो सिटी के बारे में, ताकि जो लोग हैं जो अट्रैक्ट हो आपके सिटी के लिए। तो ये सारी चीज़ें बस एज ए प्रोग्रेस दिया हुआ है यहाँ पे, एज ए होमवर्क आपको दिया गया कि आप ऐसा करो, तब आप समझ पाओगे और अच्छे तरीके से चीज़ों को। नाउ अब देखते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कर्स। अब ये कैसा चीज़ है? तो एक आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर्स में जो राइटर होते हैं वो केस को लेते हैं, किसी केस के बारे में अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्यूशंस देते हैं, दोनों साइड के प्रॉब्लम को देख करके, उसके गुड साइड को भी देख करके, उसके बैड साइड को भी देख करके, या फिर उसके बारे में चीज़ें बताते हैं। जैसे कि बहुत लोग भी होते हैं ना जो कि मोदी पे कमेंट करते हैं, मोदी के अच्छे बारे कमेंट भी करते हैं, मोदी के लिए बुरे कमेंट भी करते हैं। तो यहाँ पे सारा आपका आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कस होता है। तो ये जो भी आर्ग्यूमेंटेटिव रिप्रेजेंटेशंस होता है ये आपके दो, मतलब आपके प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं।
मतलब आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, आप किसी भी एक टॉपिक को लेकर के, किसी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के आपका एडवांटेजेस या फिर आप उसके बारे में अच्छा क्या बोल रहे हो, आप उसके बारे में गुड बैड क्या बोल रहे हो, आप उसके एडवांटेजेस को कैसे ले रहे हो, आप उसके डिसएडवांटेजेस को कैसे ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें होती है। जो भी आर्ग्यूमेंटेशन है वो 3 तरीके से होती है। पहला तो भाई एक पर्सन है जो कि किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के कुछ चीज़ें बोलती है, ठीक है। दूसरा पर्सन क्या करेगा, उसको काउंटर बैलेंस करेगा, ठीक है। जो भी वो बोला है या तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ सही चीज़ बोलेगा, उसके अपोजिट में कुछ बोलेगा। एंड तीसरा पर्सन क्या होता है कि जो भी पहला पर्सन बोला है उसकी गलतियां ढूंढेगा एंड देन वो बोलेगा। जैसे कि आपने न्यूज़ में भी कई बार देखा होगा ना, जब न्यूज़ में लाइव चल रहा होता है, 3-4 लोग बैठ करके ये चिल्ला रहे होते हैं खूब एक दूसरे के ऊपर, कुछ समझ तो आता नहीं है हमें, वो लोग खुद में ही चिल्ला रहे होते हैं। तो एक्चुअली वहाँ पे वो आर्ग्यूमेंटेटिव कर रहे होते हैं, वहाँ पे आर्ग्यूमेंटेशंस कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग सही ढंग से नहीं कर रहे होते, जिसके कारण से हमें वो पसंद नहीं आता एंड हम न्यूज़ चैनल को बंद ही कर देते, छोड़ो रहने तो नहीं देखते, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंटेशंस करना है तो सबसे पहले आपके पास जो रीजनिंग स्किल्स है, जो परसेप्टिव स्किल्स है रीजनिंग के लिए, वो एकदम स्ट्रांग होने चाहिए। आप चीज़ों को ऐसा नहीं कि जो आपको दिखाया जा रहा है आप वही देखो, नहीं, आप उस चीज़ को समझो, उसकी क्रोनोलॉजी को समझो, आप किस तरीके से उस चीज़ को ले रहे हो, ओके। एंड सेकेंड चीज़ क्या है कि जो आपके पास एविडेंस है वो एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, एकदम प्रूफ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहे हलवे में कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं। आपके पास एकदम उस चीज़ का प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई अगर आपको कोई कल के डेट में कोई डैश करे तो आप उस चीज़ को दिखा सके, देखो कि मैं यहाँ पे सही था एंड ये चीज़ रिटर्न में है, ये चीज़ प्रूफ है। तो इस तरीके की जो राइटिंग्स होती है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि वहाँ पर राइटर कुछ नया कहता है। जितने भी लोग होते हैं जब वहाँ पर आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो कुछ नया बोलते हैं अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली, एंड हम उस चीज़ को पढ़ते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ पे सही हो सकती है, इस बंदे ने यहाँ पे ये चीज़ सही किया, या फिर हो सकता है कि हाँ भाई इस बंदे ने यहाँ पे गलत किया, ओके। तो नाउ यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 5 है, जहाँ का पहला क्वेश्चन है यूज योर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी टू कंप्लीट द सेंटेंस इन द मिनी कंपोजिशंस बिलो। नोट दैट first and second look at both sides of the argument where third is one sided and simply list reasons, okay। तो यहाँ पे अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी यूज करके आप सेंटेंस को कंप्लीट करो। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों साइड, आर्ग्यूमेंट्स के दोनों साइड को ले रहा है, गुड को भी ले रहा है, बैड को भी ले रहा है, एंड थर्ड इज दैट वन साइडेड है, जो कि जिसमें लिस्ट है, ओके। तो फर्स्ट क्या है, स्टूडेंट ऑफन वंडर वेदर इट्स गोइंग abroad to study, it depends on the number of factors, some student other however ऑल इन वन। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से आपको कंप्लीट करना है इसके गुड के बारे में, ठीक है ना। कि जो बच्चे कई बार क्या होता है बाहर जाने के लिए, स्टडी बाहर करने के लिए सोच रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपको अपने गुड इफेक्ट्स देने हैं, यहाँ पे आपको उसके प्रॉज के बारे में बताने हैं, गुड चीज़ों के बारे में बताने, ठीक है। एंड सेकेंड में यहाँ पे नीचे में यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे आपको उसको बैड, जो भी उसकी गलत चीज़ है, गलत साइड इफेक्ट्स बोल सकते हो उसको, जो भी उसके डिसएडवांटेजेस है आपको वहाँ पे वो बताना है। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में है मैनी यंग पीपल ड्रीम ऑफ बिकमिंग फेमस बट इन रियलिटी फेम हैज़ इट्स ड्रॉबैक एज वेल एज अट्रैक्शन, है ना। बहुत सारे जो यंग पीपल होते हैं वो फेमस होना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में फेम का एक ड्रॉबैक है अट्रैक्शन के साथ साथ। तो वहाँ पे आपको उसके एडवांटेजेस भी देने ऊपर एंड नीचे डिसएडवांटेजेस भी देने। थर्ड में क्या है, देयर आर मैनी रीजन्स वाई आई लव, है ना। बहुत सारे रीजन्स है कि मैं प्यार क्यों करता हूँ, यहाँ पे आपको रीजन्स देने हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे रीजंस देने हैं, लिस्ट करना है कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो फोर्थ पार्ट का एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर का, द राइटिंग स्किल्स सम बेसिक गाइडलाइंस, वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और इग्नू से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए एंड इफ हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज़ गेट इन टच विथ मी इन द कमेंट सेक्शंस, ओके। थैंक यू गाइज।